91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो। दोस्तों, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की बालिका छात्रवृत्ति योजना इन दिनों काफी चर्चाओं में है। वर्ष 2024-25 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस योजना को कुछ ही राज्यों में शुरू किया गया था और अब 10 जनवरी से इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जो कि पूरे देश भर में लागू है। दोस्तों, उत्तराखंड शासन भी इस छात्रवृत्ति योजना को राज्य के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के माध्यम से लगातार व्यापक प्रचार प्रसार कर रहा है और दूसरे चरण में अभी आवेदन किए ही जा रहे हैं। अगर आप 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो और अब किसी महाविद्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में, किसी निजी विश्वविद्यालय में आप दाखिला लेना चाहते हो, भले ही आपको BA, BSc, BCom करना हो या फिर आप कोई व्यावसायिक कोर्स करना चाहते हो जैसे कि नर्सिंग है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, फैशन डिजाइनिंग है, BBA, B फार्मा, BLI जैसे जो भी कोर्स हो सकते हैं, अगर आप उन्हें करना चाहते हैं तो आपको प्रति वर्ष 30,000 की स्कॉलरशिप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की इस स्कॉलरशिप योजना के तहत मिलेगा। दोस्तों, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जनहितकारी संस्था है जो पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत लंबे समय से कार्य कर रही है। उत्तराखंड में फाउंडेशन के द्वारा 2 मॉडल स्कूल भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। कोविड पैंडेमिक के समय में संस्था ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर परीक्षण उपकरणों से लेकर जमीनी स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और आज हम देख रहे हैं कि बालिका छात्रवृत्ति योजना के जरिए फाउंडेशन एक बहुत ही शानदार काम कर रहा है। तो दोस्तों, इस योजना को बहुत विस्तार से जानने के लिए हमने बात की है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्टेट हेड श्री शोभन सिंह नेगी जी से। फोन इन कार्यक्रम के जरिए ये बातचीत हुई है, तो अगर कोई भी व्यवधान होता है आवाज का तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे। तो आइए इस बातचीत को शुरू करते हैं और बहुत विस्तार से जानते हैं इस योजना के मकसद के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में। तो सबसे पहले तो सर हम यही जानना चाहेंगे कि फाउंडेशन किस मकसद से इस योजना को लेकर आया है और बतौर स्टेट हेड आप उत्तराखंड में इस योजना को किस उम्मीद से देख रहे हैं? इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो जो स्कॉलरशिप योजना है, इसके पीछे पहली बात तो ये है कि हम पिछले 2 दशकों से शिक्षा के काम में लगे हैं। उसमें शिक्षक, स्कूली बच्चे है ना, और शिक्षा से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां हमारे काम के केंद्र में रही हैं। फिर एक चीज़ ये हमको लगा 2024 में कि हमें स्कॉलरशिप खास तौर पर लड़कियों के लिए स्टार्ट करनी चाहिए और वो इसलिए करनी चाहिए कि कैसे जो हमारा जिस तरह का हमारा समाज है उसका जो भी उसके स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, या जो समाज में अभिभावकों की सोच होती है, समाज की सोच होती है लड़कियों को, कि अगर उनको उनके पास चॉइस हो कि किसको बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए परिवार में, तो ज़्यादातर परिवारों में ये निर्णय होता है कि बेटे को उच्च शिक्षा देनी चाहिए और लड़कियों के बारे में उनका सोच थोड़ा इस तरह का होता है कि वो ठीक है ना, अब 12th पढ़ गई हैं तो ये सफिशिएंट है, तो उनकी शादी कर लेनी चाहिए। तो एक तो ये बात थी जो तो मैंने 2 बातें बताई। एक तो हमारा शिक्षा के काम में हम इतने 2 दशकों से लगे हैं, तो ये भी समझ में आया कि समाज का अगर पूरा ठीक से डेवलपमेंट करना है तो लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये लगा कि जितनी भी स्कॉलरशिप आज तक लड़कियों के लिए दी जाती है वो ज़्यादातर उनके नेचर इस तरह के होते हैं कि वो बहुत ही कैटेगराइज होती हैं और उसमें कई बार मेरिट बेस्ड होती हैं, कई बार वो अलग अलग समूहों को एक तरह से अलग अलग जो समाज में अलग अलग कैटेगरीज हैं फाइनेंशियल, उसको देखा जाता है। तो हमने जो ये स्कॉलरशिप की योजना स्टार्ट की वो उसके पीछे यही सोच रही है कि कैसे हमारे देश की है ना हर लड़की स्कूल जाए और अध्ययन करे, है ना, हाई स्टडी करे। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये 2024 में स्टार्ट हुई थी स्कॉलरशिप और एकेडमिक जो सेशन होता है 2025-26 का, ये हमने इसको 2 फेजेस में इसकी एप्लीकेशन इनवाइट की थी। एक तो 10 सितंबर से और 30 सितंबर के बीच लास्ट ईयर, और दूसरा फेज इसका 10 जनवरी से 31 जनवरी 26 में। ये 2 फेजेस में हमने एप्लीकेशन इनवाइट की है। अगर देखा जाए
तो ये स्कीम तो स्कॉलरशिप को अगर खाली उत्तराखंड में नहीं, पूरे अगर देश में देखें तो ये आज की तारीख में तकरीबन 18 जो राज्य हैं और 1 यूनियन टेरिटरी है ना को का इसका एक पूरा सभी जगह ये एप्लीकेशन यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो फर्स्ट फेज में 19,973 एप्लीकेशन हमको डिफरेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उससे मिली हैं एंड सेकंड फेज में 3,500 एप्लीकेशन मिली हैं। इसका तो बेसिक क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। ये 10th और 12th की वो लड़कियां जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से है ना इंटर कॉलेज हम बोलते हैं उत्तराखंड में, वहाँ से पढ़ाई की है। और दूसरा वो 2 से लेकर के और 5 साल तक का कोई भी या तो अंडर ग्रेजुएट, आजकल इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी चलते हैं तो मैक्सिमम 5 साल। और बहुत सारी बच्चियां हमारी डिप्लोमा वगैरह भी करती हैं, चाहे नर्सिंग हो या और है ना इस तरह के भी वो कोर्सेज करते हैं तो उसके लिए 2 साल। तो इस तरह की जो अभी हमने जो इसकी अप्रोच ली थी उत्तराखंड में वो ये ली थी कि इसमें उत्तराखंड के जो सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको हमने अपडेट किया था और फिर उन्होंने कुछ स्टेट में ऐसा मैकेनिज्म बनाया था कि उसमें जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उनके जरिए ये स्कॉलरशिप को कैसे ये बेटर चैनलाइज हो, क्योंकि इसकी टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट थी और दूसरा कैसे मैक्सिमम लड़कियों को इसका लाभ मिले। तो उन्होंने डायरेक्ट एक तरह से एक पूरा जितने भी उत्तराखंड के जो कॉलेजेस हैं, मैं पीजी कॉलेजेस की बात बोल रहा हूँ, उसमें चूंकि इसकी एलिजिबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि वो कोई कॉलेज हो और इस तरह से प्राइवेट कॉलेज भी हो तो गवर्नमेंट के कॉलेज से या तो बोनाफाइड हो या क्रेडिबल कॉलेज हो और वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होनी चाहिए। और उन्होंने पढ़ाई लिखाई जो भी है 10th और 12th गवर्नमेंट स्कूल जिसको इंटर कॉलेज बोलते हैं हम 12th वहाँ से की हो, रेगुलर की हो। तो इस तरह की का उसकी एक एलिजिबिलिटी हम लोगों ने रखी थी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उत्तराखंड में टोटल 34,000 स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ती हैं। उनमें से मैंने जो नंबर बताया आपको ऑलमोस्ट अगर हम बोलें तो 23,000 अब तक लड़कियों ने इसको एप्लीकेशन एक तरह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। सर कुछ पैटर्न पता चल पाएगा कि लड़कियां किन पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता वरीयता दे रही हैं? मतलब परंपरागत बीए कर रही हैं, एक तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को लेके बड़ा ये दृष्टि भी रही है कि अरे कुछ नहीं है तो बीए कर लो, जबकि सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं। पैटर्न सर क्या पता होगा कुछ कि प्रोफेशनल वोकेशनल स्टडीज की तरफ ज्यादा जा रही हैं या जैसे आपने नर्सिंग का बताया, फार्मा, बी फार्मा है? क्योंकि सर यूनिसेफ का एक सर्वे है 69% लड़कियां जो हैं वो जो गरीब परिवारों से आती हैं वो अपने ऐसा चाहती हैं कोर्स जो जॉब ओरिएंटेड हो, जो स्किल ओरिएंटेड हो, जो प्लेसमेंट दे सके, वो इस तरह के कोर्सेज को करना चाहती हैं। तो अभी वाले उसमें पैटर्न क्या रहा होगा सर? सुनीता जी, इसमें 2 तरीके से इसको देख सकते हैं। एक बात का तो हमारे पास अभी जवाब नहीं है, इसलिए कि इसकी एनालिसिस होनी बाकी है ना, क्योंकि ये अभी प्रोसेस में है। जो आप बोल रहे हैं कि उनके क्या ऑप्ट कर रही हैं लड़कियां, किस तरह के कोर्स को कर रही हैं, है ना, ह्यूमैनिटीज में कितनी है, टेक्निकल एजुकेशन कितनी ले रही हैं, तो इस तरह की अभी एनालिसिस हम अगली बार इस पर बात कर सकते हैं, कुछ समय बाद जो भी डेटा मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो पैटर्न इनिशियल दिख रहा है, देखिए ये जो गवर्नमेंट स्कूल और स्कूलों में जो बच्चियां पढ़ रही हैं तो ज़्यादातर बच्चियां तो इसमें या उन्होंने जो इसको अप्लाई किया है वो तो इस तरह का रहा है कि उनको पहले तो कॉलेज जाने का ही मौका है ना नहीं मिलता था। तो पहला काम तो हमारा यही है कि वो अपनी इच्छा से एक तो जो भी पढ़ाई करना चाहती हैं ग्रेजुएशन की वो करें, वो एक तरह से अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई करें। उसके बाद अगर उनको लगता है कि आजकल इंटीग्रेटेड है ना एक तरह से अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी है जिसमें जैसे बीए बीएड है ना, बीएससी बीएड है, तो ऐसे
4 इयर्स 5 इयर्स के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इस तरह का वो अगर ऑप्ट करती हैं तो पहला तो हमारा फोकस ये रहा कि जो बच्चियां हायर एजुकेशन या जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को, लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं करवा पा रहे थे सिर्फ इस वजह से कि ये जो आर्थिकी रूप से है ना, उनकी आर्थिकी इतनी सुदृढ़ नहीं है या वो उस तरह का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो पहला काम ये हो कि लड़कियां कॉलेज जाएं और अपनी हायर स्टडी करें। तो हमारा ज़्यादातर फोकस तो यही था कि जो भी अवेलेबिलिटी है ना, हमारी जो स्कॉलरशिप है वो 30,000 पर एनम है ना, प्रति वर्ष के तौर पर उनको मिलेगा और हर साल मिलेगा जब तक उनकी पढ़ाई चल रही है ना, जो मैंने बताया मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 ठीक है। सर ये 30,000 रखने का के पीछे कोई स्टडी है क्या कि लगभग इतने में थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स भी हो सकता है, अगर कोई परंपरागत करे तो उसके रहने खाने का खर्चा, क्या इस तरह से कुछ कैलकुलेट किया गया है? 30,000 अगर देखा जाए कि खास तौर पर उसको 2,500 रुपया महीने का है ना वो होगा अगर इस स्कॉलरशिप को देखें। तो उसमें एक चीज़ तो यही था कि अगर आप देखें तो कॉलेज का जो डिस्टेंस होता, आपने अपने सवाल में भी कहीं लिखा था या आप बोल रही थी कि उसमें एक कॉलेज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है या डेमोग्राफी वो कवर करता है, उसका कैचमेंट बड़ा होता है। तो उसमें एक बात तो बहुत ही बेसिक और बहुत मामूली सी भी थी कि वो बच्चियां अगर थोड़ा ट्रैवल करके उनको कॉलेज जाना पड़े तो आना जाने का भाड़ा तो कम से कम है ना उनका जो है उनको निकले, है ना, कि नहीं अब मैं बस से या जो भी साधन है वहाँ उस इलाके में बस से जीप से मैं जा सकती हूँ, आ सकती हूँ और मैं अपना भाड़ा है ना पे कर सकती हूँ। एक तो ये बहुत बेसिक सी बात थी और दूसरी बात अगर मान लो वो छोटा टाउन है या छोटा बड़ा टाउन उनके इलाके का, उनके इलाकों में जो भी इस तरह के जहाँ भी ये व्यवस्था है और ये कॉलेजेस हैं तो वो अपना कम से कम अपना थोड़ी एक इस तरह का एक्सपेंस कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियां तो एक प्रकार से अगर 2,500 रुपये उसका महीने का एक सपोर्ट मिलता है तो उसमें से अपना थोड़ा बहुत ट्यूशन का किराए भाड़े का थोड़ा अपना पॉकेट मनी ये सब निकाल सकती हैं, है ना। ज़्यादातर आपने हमारे उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो मान लो गोपेश्वर के आसपास से जो भी आते हैं या गोपेश्वर ले लो, अल्मोड़ा ले लो, पिथौरागढ़ ले लो या आप टेहरी ले लो, आसपास बहुत ही कम होते हैं, मतलब ऐसी जगह है जहाँ लोग स्टे करते हैं, है ना। बड़े कैंपस श्रीनगर अल्मोड़ा को छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग आना जाना कर लेते हैं। तो बेसिक यही था कि उनका ट्यूशन का एक्सपेंस निकल जाए, उनकी कुछ टेक्स्ट बुक वो अपने लिए खरीद लें, वो अपना यात्रा व्यय दे सकें और अपनी स्टडी को जो एक जो एक बेसिक चीज़ें अगर वो हो जाती हैं तो वो स्टडी तो नहीं रोकेंगे। ये उसके पीछे 30,000 के पीछे आशय था। जी सर, राज्य का उच्च शिक्षा विभाग भी उससे लगातार कोशिशें कर रहा है। इस वक्त पे जो करीबन 8-10 साल पहले जो पहाड़ों में कई जगह पे छोटी छोटी जगहों पे जो डिग्री कॉलेज खोले गए, वहाँ पे ये था कि कई बार विषय बहुत कम होते हैं, फैकल्टी कम होती है, तो ये देखने में आया कि वहाँ पे लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है पहाड़ के छोटे कॉलेजों में पढ़ने वाले, क्योंकि लड़के क्या होते हैं कि कहीं मेन जगह के लिए निकल पड़ते हैं, अल्मोड़ा के लिए, हल्द्वानी या श्रीनगर, तो लड़कियां उन कॉलेजों में रह जाती हैं और वो भी कभी कामकाज के महीने हैं पहाड़ों में तो उनमें नहीं जा पाती हैं। दूसरा, परिवहन एक बड़ा मुद्दा था कि वो इतना डेली अप डाउन इतना खर्चा टिकट का वहन नहीं कर पा रही थी। तो उच्च शिक्षा भी अभी कोशिश कर रहा था उच्च शिक्षा विभाग की बसें वगैरह कुछ लगाई जाएं उनके लिए, ऐसा कुछ बातचीत हम सुन रहे थे। ये एक बड़ी राहत मुझे लग रहा है कि गर्ल्स को मिलेगी जो पहाड़ों के कॉलेजों में पढ़ रही हैं और जो बहुत कम अटेंडेंस में जा पाती हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। बल्कि जब हम इस पर बातचीत कर रहे थे जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं देहरादून में, तो उनसे ये भी हम बोल रहे थे कि जो आपने ये सवाल पूछा है कि ज़्यादातर अब हर डिस्ट्रिक्ट में है ना, आप देखते हैं 3-3 4-4 कॉलेज तो मिल जाते हैं, है ना। वो किस रूप में है, वो तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि वहाँ पर अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज है, लेकिन कई जगह ऐसा भी लगता है कि जो बड़े टाउन हैं आज की तारीख में उत्तराखंड में सरकार ने उसमें ये तो व्यवस्था की है कि
लड़के लड़कियों को कॉलेज के लिए दूर वो भटकना ना पड़े, है ना। तो उस हिसाब से वो व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन जो आप कह रही हैं इसमें लड़के तो लड़कों के बारे में तो ये कहना आसान है कि पेरेंट्स उनके ऊपर एक जो कि समाज में एक मान्यता है उस हिसाब से वो खर्च करना वो के लिए बहुत आसान होता है, पर लड़कियों के बारे में वो सोचने लगते हैं कि क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हमें तो ये लगता है कि ये पहाड़ में खास तौर पर ये छोटे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर अटेंडेंस बढ़ेगी, है ना। एक अटेंडेंस बढ़ेगी और दूसरा एक तरह से इसमें जो ये रेगुलरिटीज नहीं है, ये जो टिपिकल सीजन जो फसल के होते हैं, खेती बाड़ी के जो काम होते हैं, वो जो पीक आवर्स होते हैं उनको अगर छोड़ दें तो ज्यादातर तो ऐसे कॉलेज लड़कियां तो जरूर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगी और कॉलेजेस में जाएंगी। ये जरूर है कि उनको उस तरह की सपोर्ट कम से कम शिक्षकों की तरफ से मिलेगा, जो सपोर्ट मिले कि अगर वो उन पे उनका भी ध्यान थोड़ा बढ़े तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी ऐसा तो नहीं कि ये बहुत मदद करेगी, लेकिन ये स्कॉलरशिप से लड़कियों की शिक्षा के लिए एक तरह से उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगी। दूसरा उनको रेगुलर वो स्कूल जाएं इसके लिए भी मोटिवेट करेगी और वो ठीक से अपनी स्टडी करें, है ना। ये भी हम चाहते हैं। जी सर, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन यूँ तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को हमेशा ही प्रमोट करते रहा है, लेकिन अगर हम देखें पहाड़ों में पिछले दिनों एक बड़ा ट्रेंड चला था कि नर्सिंग की फील्ड में बड़ी संख्या में लड़कियां गई एएनएम करने के लिए, जीएनएम में सरकार भी प्रमोट करी थी। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री बार बार कहते थे कि इतने का हमारा लक्ष्य है कि नर्सिंग की फील्ड में बच्चियों को ट्रेनिंग करवानी है, लेकिन नर्सिंग की फीस भी इतनी होती है कि एकदम आम घरों का व्यक्ति उसको नहीं करवा पा रहा था। तो आपको लगता है कि इस योजना के आने के बाद लड़कियां परंपरागत के बजाय थोड़ा इस तरह के कोर्सेज की तरफ रुझान उनका थोड़ा बढ़ेगा, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग भी हो सकता है या टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बड़ा उभर रहा है उत्तराखंड एक टूरिज्म सेक्टर के तौर पे, राइट। या फिर ये जो नर्सिंग का जो कोर्स है, मुझे लगता है कि नर्सिंग में एक बड़ी संख्या में शायद लड़कियां जंप करेंगी इस स्कॉलरशिप के बाद। तो हमने इसीलिए ये उसमें अगर आप ढंग से देखेंगे हमारे ब्रोशर में भी, अगर नहीं होगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, हमने यही लिखा है ना। एक तो अंडर ग्रेजुएट की उनकी जो पढ़ाई है जिसको हम एक तरह से कह ही रहे हैं कि वो 5 साल तक अपनी पूरी पढ़ाई कर सकती हैं, और प्रोफेशनल जो बीएड भी एक तरह से वो डिग्री में आता है। दूसरा ये डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं जो नर्सिंग का, उसमें ज्यादा लड़कियां करना चाहती हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक भी बड़ा एक सेक्टर हो सकता है सर ना। हाँ वो भी है, जैसे बहुत सारे उनके नियर बाय एरिया में कहीं आईटीआई भी होते हैं, कहीं पर आजकल ये बहुत सारे इस तरह की टूरिज्म और ऐसे स्किल बेस्ड, पर वो हमारी तरफ से वही है कि जो भी वो इंस्टीट्यूट में जाएं वो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूट हो, है ना। वो बोनाफाइड उसका एक सर्टिफिकेट हो और वो उनको तभी वो एलिजिबल होंगे। तो हमारी सिर्फ इतनी बात थी, पर हम जो कोर्सेज को लेकर के मेरे ख्याल से जब अगले साल इसकी हम बात करेंगे कि क्या स्कॉलरशिप में किस तरह से लड़कियां मतलब क्या क्या कोर्स कर रही हैं, किस तरह के पैटर्न समझ में आ रहे हैं, तो हम और बेहतर ढंग से ये जो डिप्लोमा कोर्सेज की बात आप कर रहे हैं कि जो बहुत सारे जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से आज की तारीख में लड़कियां अपने लिए ऑप्ट कर रही, ये नर्सिंग वाला तो आपने बिल्कुल बताया, वो बिल्कुल बहुत ही कॉमन है उत्तराखंड में। अभी वो 12th करने के बाद सभी चाहते हैं कि वो ज़्यादातर लड़कियों का ये रुझान भी है और यहाँ उस तरह का माहौल भी है कि उस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस भी कई जगह पर ये स्टैब्लिश है, वो बात ठीक है। सर एक सवाल ये कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को अगर आप जानते होंगे तो अभी कुछ 7-8 सालों से सरकार ने सारे प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट परीक्षाएं बंद करवा दी थी, तो फिर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से ही सारे स्टूडेंट्स उत्तराखंड के या बाहरी राज्यों के भी यहाँ से कोर्स करते हैं क्योंकि दूरस्थ और मुक्त शिक्षा का माध्यम है। तो सर हमने ये पैटर्न देखा कि पिछले कई सालों में पहाड़ के जितने भी बच्चे हैं वो दूरस्थ और कम से कम गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला ले रहे हैं, वो अगर हम लड़कियों की बात करें, क्योंकि हमारे वहाँ एक तो कोर्स बहुत सारे हैं, हर तरह की वैरायटी कोर्सेज की है। तो लेकिन आपकी योजना सर हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को, बालिका को ये लाभ नहीं दे पा रही है शायद। तो सर इसमें एक चीज तो देखिए, अभी तो हम लोगों ने क्योंकि इतने स्केल पे है ना, अगर आप देखा जाए, मैंने बताया 18 राज्य हैं जिनको
जिनके लिए अभी और एक यूनियन टेरिटरी है, इतना बड़े स्केल पे ये स्कॉलरशिप अप्लाई लोग कर रहे हैं इन राज्यों से, और ऑलमोस्ट पूरे देश के लिए है ना ये स्कीम है। तो ऐसे में कुछ क्राइटेरिया हमने ये तो रखे हैं, अभी आगे चल कर के देखते हैं किस तरह से रिस्पांस आता है। लेकिन जो एक बात बिल्कुल तय है वो यही है कि लड़कियां रेगुलर पढ़ाई करें, है ना। हम ये भी चाहते हैं कि वो ठीक से पढ़ें, जो भी वो विषय अपना अध्ययन के लिए चुनती वो ठीक से उसकी स्टडी करें, उस स्टडी से उनको कॉन्फिडेंस आए और वो कुछ अपने जीवन में अपने कदमों में, है ना, अपने पैरों पर वो खड़ी हों। ये भी हमारा एक मकसद है। वो यूं ही कुछ एडमिशन ले लें और ऐसे ही कुछ पढ़ाई कर लें, उसमें हमारा तो कर ही रही, उसमें अब हम नहीं भी आते तो क्या करते। पर हमारे इस स्कॉलरशिप का हम ये तो एक देखते हैं कि वो हमने ये रखा है कि वो रेगुलर पढ़ाई हो उनकी, है ना, वो रेगुलर एडमिशन हो और वो ठीक से पढ़ें। तो जो आप ये कह रही है ना, आज जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उस ओपन यूनिवर्सिटी तो तभी पढ़ाई करते हैं ना जब उनको अवसर नहीं मिल पाते हैं अपने एरिया में, या जो भी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करती हैं, तो वो अवसर की कमी है। और उसमें आर्थिक पक्ष एक सबसे कई महत्वपूर्ण एक तरह से देखा जाए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी बच्चे की पढ़ाई में। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये हमारी स्कीम जो स्कॉलरशिप वाली स्कीम है ये बच्चों में एक अच्छे से स्टडी करें, ठीक से अध्ययन करें, इसकी ओर बढ़ावा दे और एक इस तरह का माहौल भी तैयार करे कि जहाँ वो पढ़ाई थोड़ा सीरियसली लड़कियां भी करें और वहाँ का जो माहौल है वो उस तरह के एक ठीक से पढ़ाई लिखाई करने का वो वातावरण भी उन कॉलेज में बने कि जो टीचर्स हैं वो उनको सपोर्ट करें। और जिस पर्पज से ये कॉलेज बनाए हैं ये इनका वो भी पर्पज है ना, सॉल्व हो। बिल्कुल। वैसे सर ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के प्रति थोड़ा नजरिया भी लोगों का बदला है, क्योंकि भविष्य के जो हम विश्वविद्यालयों को देख रहे हैं वो ऑनलाइन शिक्षा वाले ही ज्यादा होने वाले हैं। अभी हम जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो पता चलता है कि वो घर में तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ ओपन से फॉर्म भरा हुआ है, क्योंकि वो अटेंडेंस डेली का कॉलेज जाना वो नहीं चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये पैटर्न भी कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है पूरा एजुकेशन का। सर आखिरी सवाल ये कहना चाहूंगी कि अब अभी पहले फेज में आप लोग चाह रहे हैं कि इतने लोगों तक हम पहुंच जाएं, फिर दूसरे फेज में क्या इसको और प्रभावी कैसे इस योजना को बनाया जाए कि कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी उनको मिले, या और जो टैबूज हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके उन सब पे भी क्या काम की फिर योजना बनेगी? इसमें जो फेज में मैंने बताया वो एक एकेडमिक जो भी अकादमिक सत्र होता है उसके 2 फेज की बात मैंने की। 25-26 का जो अकादमिक सेशन है की बात मैंने की ना, वो एक तो मैंने सितंबर की बात की है ना, एक एप्लीकेशन जिसमें आप इनवाइट करते हैं, क्योंकि उसमें 1000 एप्लीकेशन आती है ना, बड़े स्केल में 1000। तो उस हिसाब से इसका 2 विंडो हमने खोली है। एक तो फेज 1 वही 10 से 30 सितंबर था और दूसरा फेज इसका 10 से 31 जनवरी है। सर ये क्या बढ़ेगी भी डेट या यहीं पे इसको क्लोज? नहीं, ये 2 ही हमने इस एकेडमिक सेशन के लिए किया है। फिर जब नेक्स्ट आएगा एक तरह से 26-27 आप कह सकते हैं, तो फिर वो उसकी डेट तय होगी, वो भी ऐसी तरह से उसका तो सर अजीम प्रेम जी की वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकते हैं क्या? आवेदन निरस्त भी हो रहे हैं क्या? स्क्रीनिंग में कुछ ऐसा भी है? इसमें यही है कि ये चूंकि अब ये बड़ी संख्या में, जैसे मैंने बताया कि अगर आप देखा जाए तो पिछले जो इसका जो पायलटिंग हुआ था वो हम लोगों ने इसका जो पायलटिंग 24 में किया था, है ना। पायलटिंग का मतलब ये कैसे काम करेगी, इसमें सिस्टम एक बड़ा है ना, सिस्टम एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान और झारखंड में किया था इसको। 1.2 लाख एप्लीकेशन सिर्फ वहीं से आई थी। और इसमें फिर क्या हुआ कि अब जो अभी तक की जो स्थिति है वो 2.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं ये जो 25-26 एकेडमिक सेशन की। और इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं। हमने ये एक तरह से ओरिएंटेशन भी कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ जो भी इसको देख रहे थे एडमिशन प्रोसेस को, और उनके साथ भी किया है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये सब डिजिटल होगा, ऑनलाइन है, इसमें अब तो एआई भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इतना स्केल पे है वो करना आसान नहीं होगा सिर्फ एक लेवल का फिल्टर। तो ऐसी स्थिति में इसमें एरर बहुत सारे
अभी आ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं उन्हीं को ही ठीक से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उनको ही एक तरह से अपनी जानकारी ठीक से देनी पड़ेगी। अगर उसका यही होगा कि उसमें दिक्कतें अभी बहुत सारी भांति भांति की समस्याएं आ रही हैं उसमें, होपफुली मतलब जब वो अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट तो सर आवेदन फॉर्म को या वेबसाइट को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया गया है कि एक आम तबके का विद्यार्थी जो कि बहुत कंप्यूटर लिटरेसी जिसको नहीं मालूम है, ज्यादा लिटरल नहीं है आईटी और इन सब चीजों में, वो भी क्या फ्रेंडली कर सके? हाँ, ये अभी काफी फ्रेंडली इसका अभी हम लोगों ने किया है, इस तरह से इसका कर रहे हैं कि वो इजीली वो इसको अप्लाई कर सके। उसमें इंस्ट्रक्शन इस तरह के हैं कि वो एक तरह से उनको मदद करने के लिए कि कैसे वो उसको हर एक जो भी इसमें जानकारी भरनी है वो किस तरह से, कैसी जानकारी चाहिए, किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, उसकी उस पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है। जब मैंने आपको बोला कि ये हमने इसको पायलटिंग किया था एक तरह से समझने के लिए कि किस तरह का सिस्टम जो आप बोल रहे हैं, एक तरह से कैंडिडेट जिनको ये अप्लाई करना उनके अनुसार या वो कैंडिडेट फ्रेंडली हो, उस पर हमने काफ़ी काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं। होपफुली एक तरह से ये जो भी इसका प्रोसेस होगा वो बहुत सिंपल होगा और उसमें वो इजीली सब लोग अपनी जिस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग इसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ना जो भी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वो भरेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन अभी बड़े चैलेंज यही है कि वो बहुत सारे उसमें एरर्स हैं, इश्यूज हैं, तो जो उसमें इनकरेक्ट है उसके लिए कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। उसमें यही है कि दोबारा एक प्रकार से वो उनको करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। इस तरह का ही एक प्रोसेस। सर, एक जिज्ञासा ये हो रही थी कि जैसे 10वीं और 12वीं आपने कहा कि सरकारी स्कूल से, कई बार ऐसा था कि 10वीं तक किसी ने प्राइवेट में पढ़ा लेकिन 12वीं उसका सरकारी से है, तो क्या वो एलिजिबल है? नहीं, अभी हम कम से कम हमारा यही है कि वो 10वीं और 12वीं में दोनों सरकारी स्कूल से उसमें पढ़ा, सरकारी विद्यालय। जी। सर, चलते चलते हमारे उत्तराखंड की बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए क्या मैसेज आप देंगे स्टेट हेड एपीएफ के होने के नाते? हाँ, इसमें हमारा एक टैगलाइन है स्कॉलरशिप की, जो कि हमने बहुत सारे पोस्टर, जैसे कैसे इसका प्रचार प्रसार ठीक हो, कैसे सभी लड़कियां इसको उनके पहुंच तक हो और वो अप्लाई करें, तो उसमें जैसा यही है कि अब हर लड़की स्कूल जाएगी, ये हमारी टैगलाइन है स्कॉलरशिप की। तो उम्मीद करते हैं हमारी उत्तराखंड की सभी बालिकाएं जो भी वंचित रहती थी इस कारण की आर्थिक अभाव के कारण, तो वो सब कॉलेज जाएंगी, ठीक से स्टडी करेंगी और एक अपना भविष्य बनाएंगी, यही हमारी उम्मीद है, आशा है। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।